आयरलैंड के बेस्ट में मौजूद एक ऐसा घना जंगल जिसके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि जंगल सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। अब इसी बात के बारे में पता करने के लिए बहुत से लोग इस जंगल के अंदर गए, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके अंदर से कोई भी लौट कर नहीं आया। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लगातार इस जंगल की गहराइयों में भागता चला जा रहा था। वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108, लेकिन इस चीज पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और लगातार भागता रहता है। वो सूरज को देखते हुए भाग रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सूरज के छुपने से पहले कहीं जाना चाहता है। अब तभी जंगल के सारे पक्षी बहुत बड़ी मात्रा में जंगल से निकलने लगे, जैसे कि वो किसी चीज से डरकर इस एरिया से जा रहे हो। इधर ये आदमी जिसे भटकते भटकते पूरा दिन हो चुका था, वो अभी फैसला करता है कि वो पेड़ पर चढ़कर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेगा, लेकिन वो पेड़ काफी ज्यादा बड़े थे। इस चक्कर में वो ऊपर चढ़ने से पहले ही नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसे होश आया तो वो देखता है कि उसके पास से किसी अजीब से क्रिएचर की आवाज आ रही है। अब तभी उस क्रिएचर ने उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार डाला। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की मीना को देखते हैं जो कि पेट शॉप पर काम करती है। आज के दिन मीना के बॉस ने मीना को एक येलो पैरेट दिया था और उससे कहा था कि उसे एक जू में इसकी डिलीवरी करनी है। वो जू इस शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी मीना अपने मोबाइल में उस जू की लोकेशन सेट करती है और इसके बाद निकल गई उस जू की तरफ। जैसे ही उसने चलते चलते अपने शहर का इलाका पार करा तो जंगली इलाका शुरू हो गया और ये जंगल धीरे धीरे करके और ज्यादा घना होता जा रहा था। आज से पहले मीना इस इलाके में कभी भी नहीं गई और जंगली इलाके के बीचों बीच में जाकर पता नहीं क्या होने लगा। मीना के मोबाइल में अचानक ही ग्लिचेस आने लगे और उसकी कार में चल रहे गाने भी बंद हो जाते हैं। इसके बाद अचानक ही मीना की कार भी रुक गई। मीना ये चीज देखकर हैरान थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने अपनी ये कार खरीदी है, इतनी जल्दी तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मीना जब अपनी कार से उतरी तो उसे वहां पर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर वही लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 12। यानी कि इसका मतलब यह है कि दोस्तों मीना भी अब उसी जंगल में पहुंच चुकी है जहां से कोई भी वापस नहीं जाता। मीना इस बोर्ड को देखकर ये सोचती है कि अगर यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा जिनसे वो मदद मांगकर यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद मीना ने कार में से अपना बैग उठाया और उस पैरेट को लेकर मदद के लिए उस जंगल के अंदर की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही कुछ कदम आगे चली तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत है। उसे इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। तब वो ये फैसला करती है कि वो वापस से अपनी कार के पास जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर ना तो वो रास्ता है और ना ही उसकी कार। ये देखकर तो मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ये चीज देखकर पूरी तरीके से हैरान थी, क्योंकि अभी तो वो कुछ ज्यादा चली भी नहीं थी। आखिर उसकी कार गई तो गई कहाँ, और वहाँ पर तो वो रोड भी नहीं है जहाँ पर उसने अपनी कार खड़ी करी थी। वो हड़बड़ाकर इधर उधर अपनी कार को ढूंढने लगी, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कहीं पर अपनी कार दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे कर सूरज भी ढलने लगा और अब तभी वो टाइम भी आ गया जब वो सभी पक्षी उस एरिया से भागने लगे। मीना को अपने आसपास से बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अब तभी उसे अपने सामने एक लेडी खड़ी दिखाई देती है जो कि कुछ चंद पलों में उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मीना जब उसे ढूंढती है तो वो लेडी उसे भागती हुई दिखाई देती है। मीना उस लेडी से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन वो लेडी लगातार वहाँ से भाग रही थी। अब तभी पीछा करते करते मीना एक कैबिन तक पहुँचती है जहाँ पर वो लेडी खड़ी थी। वो लेडी उससे कहती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो अंदर आ जाओ, वरना वो क्रिएचर्स तुम्हें मार देंगे। तब मीना भी अपनी जान की परवाह करते हुए जल्दी से भागकर उस केबिन में आ जाती है। मीना के अंदर आते ही उस लेडी ने उस केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। मीना को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मीना उस लेडी से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है। तब वो लेडी बताती है कि मेरा नाम मेडेलिन है और मेरे साथ 2 लोग और हैं जिनके नाम है क्यारा और डैनियल। हम लोग भी तुम्हारी तरह यहाँ पर फंस चुके हैं। इसके बाद मीना भी उन सभी को अपना परिचय देती है। मेडेलिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डरी हुई हो, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हें सही से समझा सकें। बस इतना समझ लो कि तुम सेफ हो। इसके बाद मेडेलिन क्यारा से कहती है कि क्यारा तुम मीना को लेकर खड़ी हो जाओ। तब ये सभी लोग उस कैबिन के गिलास की तरफ अपना फेस करके खड़े हो गए। मेडेलिन कहती है कि उनके आने का समय हो चुका है और वो अपने नए मेहमान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। मीना पूछती है कि आखिर ये लोग कौन है। तब मेडेलिन बताती है कि इन्हें बॉचर्स कहा जाता है। अब तभी बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। क्यारा बताती है कि यही बॉचर्स हैं। ये गिलास की दूसरी साइड से इस वक्त हमें ही देख रहा है, लेकिन हम लोग इन्हें नहीं देख सकते। जैसे ही सूरज छुपता है तो ये बाहर निकल आते हैं और अब अगली सुबह का सूरज जैसे ही निकलेगा तो ये यहाँ से भाग कर छुप जाएंगे। मीना ये सारी बातें सुनकर पूरी तरीके से हैरान थी। खैर अब अगले दिन का सूरज जैसे ही निकला तो मीना अपने पैरेट को उठाकर वहाँ से जाने लगी।
ये लोग भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। इन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि मीना के साथ क्या होने वाला है। ये पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मीना को लगता है कि ये सब उन लोगों की प्लानिंग थी और वो उसके साथ लूटपाट करना चाहते थे, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाएगा कि वो गलत थी। मीना लगातार सूरज को देखते हुए भागी चली जा रही थी और भागते भागते वो डेड एंड तक पहुंच जाती है, जहाँ से निकलने का तो फिलहाल कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब तो मीना के पास मैडेलिन आती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, तुम पहली नहीं हो। हम लोगों ने भी कई बार यहाँ से निकलने का ट्राई किया है, लेकिन हर बार फेल हुए हैं। इसके बाद मैडेलिन मीना को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड लगा हुआ था। वो बताती है कि इस तरीके के बहुत से बोर्ड जंगल के चारों तरफ लगे हुए हैं। ये बोर्ड जंगल के चारों तरफ सर्कल जैसे शेप में फैले हुए हैं और इनके बीचों बीच मौजूद है हमारा केबिन। अगर कोई भी इन बोर्ड्स के इलाके के बाहर जाता है तो वो सूरज के छुपने से पहले केबिन तक नहीं पहुंच सकता। इसी वजह से ये बोर्ड्स लगाए गए। मीना पूछती कि आखिर वो केबिन बनाया किसने। तब मैडेलिन बताती है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि क्यारा और डैनियल उन्हें प्रोफेसर के नाम से बुलाते हैं। खैर, इसके बाद मैडेलिन मीना को वापस से अपने कैबिन तक ले आती है। मीना इस रात टीवी देखते हुए अपनी वो रात गुजारती है। खैर, अब अगले दिन क्यारा और मीना खाने की तलाश में जंगल में जाते हैं। मीना क्यारा से पूछती है कि आखिर तुम इस जगह पर कितने दिनों से हो। तब क्यारा बताती है कि मैं 5 महीने पहले अपने हस्बैंड के साथ इस जंगल में आई थी और तब से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। मेरे हस्बैंड 5 दिन पहले मदद लेने के लिए गए थे, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आए। ये बताने के बाद क्यारा मीना को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना हुआ था। क्यारा बताती है कि वो बोचर सुबह होने पर इन्हीं गड्ढों में आकर छुप जाते हैं और ये गड्ढे इस जंगल में कई जगह पर बने हुए हैं जो कि एक दूसरे से किसी टनल की तरह कनेक्ट हैं। खैर, इसके बाद क्यारा मीना को मैडेलिन के पास ले आती है। मैडेलिन यहाँ पर मीना को बताती है कि मीना, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें कुछ रूल सीखने होंगे, जिसमें पहला यह है कि तुम्हें कभी भी मिरर की तरफ पीठ दिखाकर खड़ा नहीं होना है, और दूसरा यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रात होने पर कैबिन का दरवाजा नहीं खोलना है, और तीसरा यह है कि कभी भी उन गड्ढों में जाने की कोशिश मत करना, हमेशा उजाले में ही रहना। वो वॉचर्स भी हमें यहाँ पर इसलिए रहने देते हैं क्योंकि हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। कि रात के समय में मीना को बाहर से वॉचर्स की आवाज आती है। तब वो उस गिलास के पास जाकर उसे नॉक करने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तब वो जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी अचानक ही वो क्रिएचर जोर जोर से उस गिलास पर टैप करने लगे। ये देखकर मैडलिन की भी आंख खुल गई। वो वॉचर्स को गुस्सा शांत करने के लिए जल्दी से मीना को गिलास के सामने खड़ा करती है। इस तरह बड़ी मुश्किल से वो वॉचर्स शांत हुए। खैर, अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। मीना डैनियल से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर रहते रहते कितना टाइम हो गया है। तब डैनियल बताता है 8 महीने। मीना कहती है कि क्या तुमने इन 8 महीनों में कभी इन वॉचर्स को देखा है। तब डैनियल कहता है नहीं, लेकिन हाँ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई भी उन्हें देखता है तो उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रह पाता। तब मीना कहती है कि ये सारी बातें तुम्हें मैडेलिन ने बताई हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैडेलिन हमसे झूठ बोल रही हो, वॉचर्स ऐसे हो ही ना। तब ये सुनकर डैनियल भी सोच में पड़ गया। इसके बाद मीना ये फैसला करती है कि वो उस गड्ढे के अंदर जाएगी और ये पता करेगी कि आखिर वॉचर्स कैसे दिखते हैं। खैर, इसके बाद ये लोग उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। डैनियल रस्सी पकड़ता है और मीना रस्सी के सहारे से नीचे जाने लगी। नीचे पहुंचकर वहां पर मीना ने देखा कि वहां पर कोई भी वॉचर्स नहीं है। वहां पर तो सिर्फ इंसान की यूज में आने वाले कुछ सामान रखे हुए हैं, जैसे कि 1992 का पेपर, एक कैमरा, कुछ लाइट्स और एक साइकिल। बहुत से जरूरत का सामान वहां पर रखा हुआ था। मीना सारा जरूरत का सामान साइकिल में रखकर ऊपर भेज देती है। इसके बाद वो वापस से रस्सी के नीचे आने का इंतजार करने लगी, लेकिन अब तभी वहां पर मीना को उन वॉचर्स के गुर्राने की आवाज आती है। मीना को भी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि उन वॉचर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब तभी उसे अपनी तरफ एक हाथ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ रोशनी में आया तो वो जलने लगा। इतने में डैनियल भी नीचे रस्सी फेंक कर मीना को ऊपर खींच लेता है। इसके बाद ये लोग ये सारा सामान मैडेलिन के पास लेकर जाते हैं और उससे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि जब हम लोग शिकार पर गए थे तो हमें वहां पर ये चीजें मिली। इधर डैनियल भी किसी तरीके से जुगाड़ करके उस कैमरे को वहां के टीवी से कनेक्ट करके कैमरे को बाहर रख देता है, ताकि लोग अच्छे तरीके से बाहर की चीजें देख सकें और ये पता कर सकें कि आखिर वो वॉचर्स कैसे हैं। खैर, रात के समय में जब ये लोग बैठे हुए थे तो क्यारा को बाहर से अपने हस्बैंड की आवाज सुनाई देती है। क्यारा जैसे ही गेट खोलने के लिए गई तो मैडेलिन उसे रोक लेती है और कहती है कि इतनी रात में कोई भी इस कैबिन तक नहीं पहुंच सकता, ये सब उन वॉचर्स की चाल है। अब तभी मैडेलिन मीना के पास जाती है और उसे कहती है कि ये वॉचर्स बेवजह यहाँ पर नहीं आते, सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें सारा सामान कहाँ से मिला है। तब मीना भी मैडेलिन को सारी बात बता देती है कि वो गड्ढे में गई थी और वहीं से उसे सारा सामान मिला है। ये सुनकर मैडेलिन समझ गई कि वो वॉचर्स अपना सामान लेने के लिए यहाँ पर आए। वो क्यारा को समझाते हुए कहती है कि वो तुम्हारा पति नहीं है, बाहर जो है वो वॉचर्स हैं।
लेकिन क्यारा मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो उसका पति जॉन है। वो जॉन से कहती है कि जॉन अगर तुम सच में हो तो नीचे एक कैमरा लगा हुआ है, तुम नीचे देखो। तब जॉन नीचे की तरफ देखता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये क्यारा का पति जॉन ही है। और दोस्तों जॉन कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसे तो वॉचर्स ने मार दिया था, लेकिन अब वो आखिर जिंदा कैसे है। अब तभी उसी वक्त वॉचर्स उसे पीछे से खींच कर ले जाते हैं। ये देखकर क्यारा रोने लगी। यहाँ पर ये सभी लोग पहली बार वॉचर्स को देख पाते हैं। अब तभी वो वॉचर्स गुस्से में उन पर अटैक करने के लिए आते हैं। वो गिलास तोड़ने वाले थे कि तभी मैडेलिन आगे आकर उन्हें किसी तरीके से शांत कराती है, और इस तरीके से आज रात बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची। अगली सुबह मैडेलिन वो सारा सामान वापस से उसी गड्ढे में फेंक आती है और उनसे कहने लगती है कि तुम सबका पता चल ही गया होगा कि वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। आगे से तुम में से कोई भी रूल्स तोड़ने की हिम्मत मत करना। खैर अब इसके बाद अगले दिन जब ये सभी लोग खाने की तलाश में बाहर निकले हुए थे, तो यहाँ पर मीना देखती है कि मैडेलिन डैनियल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही है और वो उसे खाना लाने के लिए फोर्स कर रही थी। ये चीज देखकर मीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर मीना और क्यारा जब खाने की तलाश में बाहर निकले हुए थे, तो अब तभी इन्हें मैडेलिन के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखते हैं कि वहाँ पर डैनियल ने मैडेलिन को बांध रखा है। डैनियल इनसे कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं अब किसी के भी रूल नहीं मानने वाला, यहाँ पर सिर्फ अब मेरे रूल चलेंगे। यह कहकर वो वहां से कैबिन की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे क्यारा भी जाती है, जबकि मीना मैडेलिन को आजाद करने में लग गई। अब देखते देखते थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब वॉचर्स वहां पर आने वाले हैं। मैडेलिन और मीना जल्दी से कैबिन की तरफ भागते हैं, लेकिन डैनियल ने क्यारा को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया था। वो दोनों डैनियल से दरवाजा खोलने की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन डैनियल दरवाजा नहीं खोलता। अब तभी ने अपने आसपास से वॉचर्स की आवाज आना भी शुरू हो जाती है। तब मैडेलिन मीना को जल्दी से लेकर कुछ ही दूर पर मौजूद झाड़ियों में जाकर छुप गई। अब तभी इतने में ही वो खतरनाक वॉचर्स वहां पर उस कैबिन के पास पहुंच जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि ये वॉचर्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। वो वॉचर्स कैबिन के अंदर मीना और मैडेलिन को ना पाकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो इन्हें जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए। इधर ये दोनों मौका देखकर जल्दी से कैबिन के पास पहुंचते हैं, लेकिन डैनियल अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। तब मीना डैनियल को अपनी बातों में फंसाकर उससे दरवाजे को खुलवाई लेती है। तब जाकर इन दोनों की जान बची। इसके बाद मैडेलिन जल्दी से इन सभी को लेकर गिलास के सामने खड़ी हो गई। मैडेलिन कहती है कि अब मुझे नहीं लगता कि वॉचर्स हमें छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मैं तुम्हें वॉचर्स की कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ, शायद ये चीज तुम्हारी बचने में मदद करे। जब मैं इस जगह पर पहली बार आई थी तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज देखी। मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा, लेकिन वो वॉचर्स था। हालांकि वो चीज दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थी, लेकिन मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये वॉचर्स किसी का भी रूप ले सकते हैं। मीना पूछते कि आखिर ये वॉचर्स हैं क्या चीज। तब मैडेलिन बताती कि वॉचर्स बहुत ही पुराने समय से रहते आ रहे हैं, जिन्हें पहले फेरीज यानी कि परिया कहा जाता था। पुराने समय में फेरीज और इंसान साथ ही रहा करते थे, लेकिन फेरीज पंखों वाले जादुई जीव थे। इनकी इन्हीं शक्ति की वजह से इंसान इन्हें भगवान मानने लगे, लेकिन आगे चलकर ये फेरीज इंसानों के लिए घातक साबित होने लगे। तब इंसानों ने फेरीज के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया, लेकिन इंसानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसकी वजह से इंसान वो युद्ध जीत जाते हैं और सारी फेरीज को एक जगह पर बंद कर देते हैं। कई वर्षों तक वो फेरीज उन जगहों पर कैद रहे, लेकिन आखिरकार उन फेरीज ने इन गड्ढों के जरिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, और आज जो वॉचर्स के रूप में वो वही फेरीज हैं। कई सालों तक नीचे कैद होने की वजह से इन्होंने अपनी शक्तियां और अपने पर खो दिए हैं, और तो और इतने दिनों तक अंधेरे में रहने की वजह से इन्हें रोशनी से भी एलर्जी होने लगी। तब डैनियल पूछता कि आखिर ये हमसे चाहते क्या हैं और अभी तक इन्होंने हमें जिंदा क्यों छोड़ा। तब मैडेलिन बताती कि ये जानबूझकर हमें जिंदा रख रहा है, क्योंकि ये हमें देखकर हमारे तौर और तरीके सीख रहा है, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि आखिर इस समय के इंसान किस तरीके से रहते हैं। अब क्योंकि इनके पास शेप शिफ्टिंग की पावर है, तो इसी की वजह से ये इंसानों के रूप में ही इंसानों में रहना चाहते हैं। अब तक तो हम इनके नियमों का पालन कर रहे थे, तो इन्होंने हमें जिंदा रखा, लेकिन अब शायद ही हमें जिंदा नहीं रखेंगे। मैडेलिन ये सारी बातें बताई रही थी कि अब तभी उन वॉचर्स के गुर्राने की आवाज आने लगी। बहुत सारे वॉचर्स इस बार तो इन्हें मारने के मूड में थे। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब ये लोग भी किसी तरीके से अपने आप को यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, और खुशकिस्मती से इन्हें उस केबिन में एक सीक्रेट दरवाजा मिल भी जाता है। अब इससे पहले कि वो वॉचर्स अंदर आकर इन पर अटैक कर पाते, ये सभी लोग उस रास्ते के जरिए एक अंडरग्राउंड चैम्बर में पहुंचते हैं। ये लोग उस जगह को देखकर पूरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि इस जगह पर हर वो सामान मौजूद था जो कि इंसान को जीने के लिए चाहिए होता है। अब तभी मीना को वहाँ पर एक कंप्यूटर दिखाई देता है। मीना जब उस कंप्यूटर को ऑन करती है तो उसे उसके अंदर कुछ वीडियोस दिखाई देती हैं। ये वीडियोस यहाँ के डे टू डे की थी। मीना ने जब वीडियो प्ले करी
तो वो वीडियो एक बूढ़े आदमी ने शूट की थी जो कि अपना नाम प्रोफेसर किल मार्टिन बता रहा था। ये वही प्रोफेसर था जिसने वो कैबिन बनाया था। प्रोफेसर इस पूरे इलाके को वंडरलैंड के नाम से पुकार रहा था। प्रोफेसर ने आगे वीडियोस में बताया कि मैंने वॉचर्स पर रिसर्च करने के लिए इस वंडरलैंड को बनाया था। हालांकि इसे बनाने में मुझे 13 दिन लगे थे, लेकिन इसे बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये इलाका ऐसी जगह पर मौजूद है कि यहाँ पर कोई भी मजदूर आने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने आसपास के इलाकों से कुछ ऐसे मजदूर इकट्ठा किए जिनका ना तो कोई परिवार है और ना ही उनका कोई जानने वाला है। मैं दिन भर उन मजदूरों से बाहर काम कर पाता था और जैसी रात होती थी तो मैं उन्हें खाने पीने का सामान देकर बाहर ही छोड़ देता था और फिर मैं चुपके से इस चैम्बर में आकर छुप जाता था। अब रात होते ही जैसे ही वो वॉचर्स आते थे तो वो बहुत ही बेरहमी के साथ उन मजदूरों को मार डालते थे। इसी तरीके से मैं डेली बेस पर मजदूर लाने लगा और उन मजदूरों का वही हाल होता था। मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा कर बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन ये मेरी बहुत ही बड़ी रिसर्च होने वाली है। आगे की वीडियो में मीना ने देखा कि प्रोफेसर बताता है कि आज के दिन मैंने एक वॉचर्स को पकड़ लिया। वो वॉचर्स अपनी आज़ादी के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन प्रोफेसर अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। मीना आगे की वीडियो नहीं देखती और वो सीधा लास्ट वाली वीडियो को प्ले करती है। इस वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि मुझे यहाँ पर आज पूरा 1 साल बीत चुका है। प्रोफेसर कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इन वॉचर्स पर बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च करूंगा, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। मैंने जिस वॉचर को अपने पास कैद कर रखा था मुझे उससे लगाव हो गया है, लेकिन मैं प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं पहले तो उस वॉचर को मारूंगा और बाद में अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। साथ ही साथ प्रोफेसर ये भी कहता है कि अगर इस वीडियो को कोई भी देख रहा है तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद मैंने एक बोर्ड छुपा रखी है। उस नदी तक पहुँचने के लिए तुम्हें सबसे पहले साइन बोर्ड 134 तक पहुँचना होगा। उसके कुछ ही दूरी पर तुम्हें नदी मिल जाएगी। अगर तुम लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी यूनिवर्सिटी में जाना। वहाँ पर मेरे ऑफिस में कुछ पेपर्स रखे होंगे जो कि वॉचर से रिलेटेड ही हैं। प्लीज उन सारी चीजों को खत्म कर देना। ये कहने के बाद वो प्रोफेसर ऊपर चला गया और इसके बाद एक के बाद एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि प्रोफेसर ने उस वॉचर और अपने आप को मार लिया है। अब इन सभी को यहाँ से निकलने का रास्ता पता चल चुका है, इसलिए जैसे ही सुबह हुई तो सभी लोग उस नदी की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले लोग उस साइन बोर्ड 134 तक पहुंच जाते हैं, जहां से कुछ ही दूरी पर वो नदी मौजूद थी। कई घंटों तक लगातार उस नदी को ढूंढने के बाद भी वो नदी इन्हें दिखाई नहीं देती और अब आखिरकार धीरे धीरे कर दिन ढलने लगता है। वो सभी वॉचर्स भी जंगल में निकल आते हैं। अब तभी फाइनली इन सभी को वो नदी मिल जाती है। मैडलिन जल्दी से उस बोट में जाती है और बाकी सबको उस पर आने के लिए कहती है, लेकिन अब तभी वहाँ पर डैनियल को क्यारे के पति जॉन के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि उन सबसे हेल्प मांग रहा था। डैनियल को लगता है कि जॉन ही है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। बाकी सब बोट में जाकर बैठ गए थे। वो सभी लोग जब देखते हैं कि डैनियल यहाँ पर नहीं है तो वो डैनियल को आवाज लगाते हैं, जबकि डैनियल तो जॉन की मदद करने के लिए गया हुआ था। अब तभी उनकी आंखों के सामने ही जॉन एक वॉचर में बदल जाता है और वो डैनियल को बहुत ही बेरहमी के साथ वहां पर मार डालता है। अब तभी वहां पर बहुत सारे वॉचर्स आ चुके थे, लेकिन इससे पहले ही ये सभी लोग उस बोट में सवार होकर वहां से निकल गए। सुबह तक ये लोग एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और उस ब्रिज पर जाकर इन्हें एक बस मिल गई। इसके बाद ये लोग सही सलामत अपने अपने घर पहुंच गए। अपने घर आने के बाद मीना को रियलाइज हुआ कि हाँ वह बच चुकी है। खैर अब कुछ दिन बाद मीना उस यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ के बारे में प्रोफेसर ने बताया था। दरअसल प्रोफेसर ने वीडियो में जो बात कही थी वही काम करने के लिए मीना यहाँ पर आई है। मीना प्रोफेसर के ऑफिस में पहुंचकर उनके सामान की छानबीन करने लगी। उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर प्रोफेसर ने वॉचर से रिलेटेड पेपर्स रख रखे थे और सामान के बीच मीना को एक स्क्रोल मिलता है। मीना जब उस स्क्रोल को खोलती है उसके अंदर पुराने समय के इंसानों और फेरिस के चित्र बने हुए थे। इन तस्वीरों के जरिए पता चलता है कि एक समय पर इंसान और फेरिस बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इसी बीच इंसान और फेरिस ने आपस में संबंध बनाने भी शुरू कर दिए। अब इंसान और फेरिस के संबंध से जो बच्चे पैदा हुआ करते थे उसके अंदर इन दोनों के गुण हुआ करते थे। ऐसे बच्चों को हाफलिंग्स कहा जाता था। ये रूप बदलने में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थे। इनके पास ये एबिलिटी थी कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से किसी भी मरे हुए इंसान का भी रूप ले सकते थे और किस तरीके से इंसानों के बीच रहना है ये गुण तो पहले से इनके पास थे ही। प्रोफेसर का यह मानना था कि जब सारे फेरिस को बंद कर दिया गया था तो तब हाफलिंग्स इंसानों का रूप लेकर इंसानों के बीच रहने लगे। इस बारे में उन्होंने कभी भी इंसानों को पता चलने नहीं दिया। वो आज भी इंसानों के बीच कहीं न कहीं मौजूद है। अब ये सारी बातें पता लगने के बाद मीना उस स्क्रोल को अपने बैग में रख लेती है और इसके बाद प्रोफेसर के कैबिन में चली आई।
मीना को उस जगह पर प्रोफेसर के पुराने कुछ फोटोज दिखाई देते हैं। उन फोटोज के बीच मीना को कुछ ऐसा दिखा जिससे कि वो पूरी तरीके से सुन्न रह गई। मीना उसी वक्त जल्दी से कियारा के घर पहुंच गई। उसने कियारा से मिलकर जल्दी से उसे वो फोटोग्राफ दिखाए। दरअसल उन फोटोज के अंदर प्रोफेसर के साथ उसकी पत्नी थी और प्रोफेसर की पत्नी कोई और नहीं बल्कि मैडेलिन थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि प्रोफेसर की पत्नी मैडेलिन कई साल पहले ही लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी। तो आखिर इतने दिनों तक वो उस कैबिन में किसके साथ रहे थे? मीना बताती कि मुझे सारी बात के बारे में पता चल गया है। दरअसल प्रोफेसर अपनी बीबी मैडेलिन के मरने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी थे और उन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि वॉचर्स मरे हुए इंसान का भी रूप ले सकते हैं। इसलिए प्रोफेसर ने उस दिन उस वॉचर को पिंजरे में कैद किया। मुझे पूरा यकीन है कि प्रोफेसर ने उस वॉचर को मैडेलिन का चेहरा दिखाकर और मैडेलिन का रूप लेकर उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा होगा और वही मैडेलिन हमारे साथ थी। मैडेलिन बाकी वॉचर से अलग है, इसीलिए वो दिन में भी बाहर निकल सकती है। मीना आगे बताती है कि मैडेलिन कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाली है, हमें उससे बात करनी होगी और उसे वापस से जंगल भेजना होगा। अब तभी मीना को वहाँ पर एक कार आती हुई दिखाई देती है और उसमें से निकलती है कियारा। यानी कि दोस्तों अभी तक जिससे वो बात कर रही थी वो कियारा नहीं बल्कि मैडेलिन वाला वॉचर है। अब असली वाली कियारा जैसे ही घर के अंदर आई तो मैडेलिन कियारा के पति जॉन का रूप ले लेती है और वो उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। मीना उससे कहती कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तब मैडेलिन गुस्से में कहती कि इंसान भरोसा करने लायक नहीं है। जब मैं उस प्रोफेसर के साथ रही थी तब उस प्रोफेसर ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने साथ अपनी दुनिया में मुझे ले जाएगा, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। तब मैंने उल्टा ही उसका काम तमाम कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें मारकर किसी को भी अपने बारे में पता ना चलने दूं और इसके बाद तुम्हारा ही रूप लेकर इंसानों के बीच रहने लगूं। ये कहकर मैडेलिन मीना का रूप ले लेती है और फिर उसका गला दबाने लगी। तब मीना उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि आखिर तुम दिन में क्यों निकल सकती हो? क्योंकि तुम कोई वॉचर नहीं बल्कि हाफलिंग हो जो कि इंसान और वॉचर के संबंध से पैदा होते हैं। अब ये सुनते ही मैडेलिन मीना को छोड़ देती है। मीना कहती है कि तुम एक वॉचर के होने के साथ साथ इंसान भी हो। मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंसानियत है। तुमने जंगल में भी हमें बचाने की कोशिश की थी। तुम्हारे अंदर इंसान बनने लायक कोई भी बुराई नहीं है। तुम सुख शांति से इंसानों के बीच रह सकती हो और बहुत से हाफलिंग्स तो इंसानों के बीच रहते भी हैं। तुम्हें बस उन हाफलिंग्स को ढूंढना है, उसके बाद तुम कभी भी अकेली नहीं रहोगी। ये बातें सुनते ही अचानक ही मैडेलिन के शरीर में कुछ होने लगा। देखते ही देखते मैडेलिन के पर निकल आते हैं और वो छत पर जा बैठी। अब जाते हुए मैडेलिन मीना से कहती है कि मीना मैं कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। अब तुमने मुझे मेरी सच्चाई के बारे में बता दिया है। अब मैं अपने लोगों को ढूंढकर उनके साथ ही रहूंगी। यह कहने के बाद मैडेलिन वहां से उड़कर चली जाती है। इसके बाद मीना जल्दी से कियारा के पास आती है और अब कियारा भी होश में आ चुकी थी। और बस दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले कैद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।